हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि टिश्यू चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में, इट्स डिफरेंट फंक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ हम जान लेंगे कि इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में पूरा का पूरा माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे होल चैप्टर जो है कनेक्टिव टिश्यू का वो कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग और एग्जाम से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट बच्चों। सो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम जान लेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, यानी व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। सो बेसिकली द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू दैट सपोर्ट, protect and give structure to the other tissue and the organ present in the body is known as connective tissue। क्या होता है इसका मतलब बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि वो एनिमल टिश्यू यानी टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू जो किसी एनिमल बॉडी के किसी दूसरे टिश्यू और उसमें प्रेजेंट ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है और साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के टिश्यू को हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। यानी कोई भी एक टिश्यू, यस हाँ बच्चों, एक टिश्यू किसी दूसरी टिश्यू को भी सपोर्ट कर सकता है। तो वो कौन कौन सा टिश्यू है? वो कनेक्टिव टिश्यू है। जितने तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं वो दूसरे प्रकार के जो टिश्यू प्रेजेंट हैं हमारे बॉडी में या एनिमल के बॉडी में, उसको क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी सपोर्ट के साथ साथ क्या करते हैं? प्रोटेक्शन भी देते हैं और स्ट्रक्चर भी देते हैं। तो हमने क्या देखा? कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए तीन चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या? वो सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। किसको? दूसरे की बॉडी में, जो एनिमल बॉडी के जो दूसरे कोई टिश्यू है या फिर कोई दूसरा ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उसको ये प्रोवाइड करेगा, तब वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। राइट? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कि व्हाट आर हाउ वी डिफाइन कनेक्टिव टिश्यू। तो आई होप आपको ये कनेक्टिव टिश्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ लेते हैं कि स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हम जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके लेफ्ट में है स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो मैंने पार्ट बाय पार्ट लिख के रखा है, और यहाँ पे आपके राइट साइड में स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये पिक्चर है जो बताता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का। तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से वो पार्ट हैं जो कनेक्टिव टिश्यू को कंपोज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कनेक्टिव टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स, फाइबर, okay, fiber of the different type inbuilt in a intercellular gel like substance called matrix। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरसेलुलर जेल क्या होता है। तो जेल, आप जेली जानते हो, जेली जो होता है, तो सेल के अंदर, सपोज दिस इज अ सेल, और सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक तरह का सेल के अंदर, यानी ये जो दो सेल हैं, ठीक है, या ये जो सेल है सेल के अंदर, राइट, सेल के अंदर इंटरसेलुलर जो जेल स्ट्रक्चर होता है, वही क्या सब्सटेंस जो होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर इम्बल्ड रहते हैं। इम्बल्ड मीन्स, देखिए मैंने लिख के रखा है, टू फिक्स फर्मली एंड डीपली, मतलब बहुत अंदर तक और बहुत फर्मली, बहुत मजबूती के साथ बहुत अंदर तक उस जेल में जो सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर जब जुड़े रहते हैं, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो स्ट्रक्चर होता है कनेक्टिव टिश्यू का। समझ में आया? ठीक है। तो सेल, कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली तीन चीज़ों से बना होता है। एक तो सेल्स, दूसरा फाइबर्स, और तीसरा मैट्रिक्स। राइट? सेल और फाइबर जो होते हैं वो सॉलिड होता है,
और इरेगुलर शेप के होते हैं, जबकि मैट्रिक्स जो होता है वो सेमी लिक्विड होता है या जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट वन, अगर सेल्स की बात करते हैं तो जो सेल्स पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में वो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फर्स्ट सेल जो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, सेकेंड वन मैक्रोफेजेस, थर्ड वन मास्ट सेल, फोर्थ वन प्लाज्मा सेल, then adipose cell, then pigmented cells and the last one mesenchyma cells। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको मिलेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। सभी में ये नहीं पाया जाता है, या सब में पाया जाता है तो किसी कोई ना कोई चीज़ गायब रहता है, बट ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स हैं ये आपको कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा। तो फर्स्ट फाइब्रोब्लास्ट, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फाइब्रोब्लास्ट, ये वाला इसके ऊपर ये जो है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है आपको, दैट इज प्लाज्मा सेल दिख रहा है। ठीक है, फैट सेल्स दिख रहे हैं आपको, फिर न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं, मैक्रोफेजेस दिख रहे हैं, लिम्फोसाइट दिख रहे हैं। तो ये जो सेल्स हैं, पहला चीज़ ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। ये नाम था मैंने जो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइबर की। तो फाइबर जो होता है बेसिकली द फाइबरस कंपोनेंट आर कोलाजिनियस फाइबर। तीन तरह के फाइबर पाए जाते हैं, कोलाजिनस फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। तो बेसिकली तीन तरह के फाइबर आपको इस पिक्चर में भी दिख रहे होंगे। ये ब्लू कलर का जो आपका फाइबर है दैट इज कोलेजन फाइबर, येलो कलर का जो दिख रहा है दैट इज नथिंग बट यू कैन सी इलास्टिक फाइबर। ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको इलास्टिक फाइबर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और ये दिख रहा है नर्व फाइबर, जिसे हम रेटिकुलेट फाइबर भी कभी कभी कहते हैं। तो ये तीन तरह के बेसिक्स फाइबर देखने को मिलते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, तो सेल्स हो गया, फाइबर हो गया। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर जेल होता है। इसके अंदर पहले क्या होता है, जेल होता है। ये मान लीजिए सेल है तो इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है। ठीक है, और मैट्रिक्स में ये सारे जितने सारे आप सेल्स वगैरह देख रहे हो, ये सारे सेल्स, ये क्या कहते हैं इसको, फाइबर्स, ये इसमें डीपली और फर्मली इम्बर्ल्ड हैं, मतलब अंदर घुसे हुए हैं, राइट। तो तब जाके कनेक्टिव टिश्यू कॉम्पैक्टली बनता है। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, दिस फाइबर फाउंड इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेल के जो अंदर स्पेसेस हैं, ठीक है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं, चाहे वो सेल्स हो या फिर फाइबर्स हो। And the huge number of blood vessels are also present in connective tissue। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़े थे इपिथेलियल टिश्यू, जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं था, बट हेयर इन कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो ये देखिए आपको दिख रहा हो कैपिलरीज रेड कलर का, तो ये कैपिलरीज जो कि ब्लड वेसल्स को कैरी करता है। तो ये था हमारा क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू तीन चीज़ों से बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स और सेल्स जेल लाइक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स। ठीक है, और सारे सेल्स का नाम मैंने बताया था यहाँ पे, कितने तरह के सेल्स होते हैं, कितने तरह के फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर ब्लड वेसल्स पाया जाता है, और ये तब जाके ये कॉम्पैक्टली पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का क्रिएट होता है। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो इसका आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो फंक्शन, ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, आई हैव रिटन हियर, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट वन, इट एक्ट एज ए सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू टिश्यू। यानी अगर दो टिश्यू है, सपोज दिस इज ए टिश्यू ए एंड दिस इज द टिश्यू बी, ओके, तो दे आर टू टिश्यू इन आवर बॉडी। तो ये क्या काम करेगा, कनेक्टिव टिश्यू इसके बीच
आके इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको भर देगा, पूरा कर देगा, राइट। और जिसका काम होगा सीमेंटिंग लेयर कहते हैं इसको। तो ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं सेकंड फंक्शन की ओर, जिसमें ये बताया गया है कि इट गिव द रिजिडिटी ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन्स, जो बॉडी ऑर्गन्स, एनिमल के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसमें जो रिजिडिटी आती है, मतलब जो ठोसपन, जैसे आपका मसल्स है ना, मसल्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही रिजिड होते हैं। तो उनमें रिजिडिटी आती क्यों है? तो किसी भी ऑर्गन में अगर रिजिडिटी आती है तो वहाँ पे कैसा टिश्यू मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। यानी कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? गिव्स रिजिडिटी टू दी ऑर्गन्स ऑफ ए एनिमल्स। चलिए थर्ड वन की बात कर लेते हैं। इट ऑल्सो फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गन्स। यानी हमने पहले भी पढ़ा था, डेफिनेशन में सबसे पहले पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो किसी दूसरे टिश्यू या ऑर्गन को क्या करते हैं? कंपोज करते हैं, बनाते हैं, फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। तो ये भी एक फंक्शन पड़ता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो कौन सा पार्ट है? नेम द ऑर्गन दैट मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो आई हैव रिटन हियर द आंसर इज गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कनेक्टिव टिश्यू ने मिलकर कंपोज किया है या बनाया है, राइट बच्चों। तो ये गया हमारा थर्ड वन। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। इट कवर द बोन्स एंड कार्टिलेज। हमारे बॉडी के अंदर या एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो बोन्स और जो कार्टिलेज पाए जाते हैं उसको ये कवर अप करता है, यानी उसे प्रोटेक्शन भी ये देता है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन, द इट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड्स एंड लिम्फ। वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ब्लड और लिम्फ अगर हमारे बॉडी में नहीं होंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर नहीं पाया जाएगा तो कितना नुकसान हो सकता है। तो दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर द कनेक्टिव टिश्यू। इफ द कनेक्टिव टिश्यू इज मिसिंग, इज नॉट देयर इन द ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी, देयर इज नो ब्लड, बिकॉज ये जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू ही ब्लड एज वेल एज लिम्फ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन और जो सारा काम है वो कंप्लीट होता है। तो दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर द कनेक्टिव टिश्यू, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो बताता है कि इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंजरीज। अगर इंजरीज होती है, कोई एक्सटर्नल इंजरीज होती हैं, तो उससे इंटरनल ऑर्गन या जो टिश्यू है या इंटरनल ऑर्गन है उसको प्रोटेक्शन भी देता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही डेफिनेशन पार्ट में। तो इसीलिए देखिए अब आपको समझने में बहुत ही आसानी हो रही है। और लास्ट वन जो बताता है वो बताता है इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड द स्टोर फैट। न्यूट्रिएंट्स आप जानते ही हो, ठीक है। हम जो खाना प्रोटीन लेते हैं, विटामिन वगैरह जो फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर उसको ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिससे न्यूट्रिशन हमें मिलता है। तो उस न्यूट्रिएंट्स और जो हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो स्टोर जो रहते हैं, स्टोर फैट, ठीक है, उन दोनों चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, और इसमें ये टेक पार्ट करता है। आई होप आपको ये तीन चीज़ यानी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये तीनों चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा, जिस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन और पूरे नोट्स के साथ आपको ये पढ़ाया जा रहा है। आई होप आपको एंजॉय कर रहे होगे। तो चलिए अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बेसिस पे उसको हम क्लियर कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बहुत ही ईजी तरीके से आपको दिमाग में रखने के लिए एक फ्लो चार्ट तैयार किया है। ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड फ्लो चार्ट आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बट दिस इज़ अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टूड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स, दे आर द फॉलोइंग 5 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो आपको 5 ही प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू किसी भी एनिमल बॉडी में देखने को मिलेंगे, जिनके नाम क्या हैं? एरियोल, या फिर इसे हम कभी कभी लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बाद में क्या डिस्कस करेंगे।
सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे तरह के जो हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ वन इज skeletal connective tissue and the fifth one is the fluid connective tissue. So these are the basic types of connective tissue. अगर आप ये जान लोगे तो फिर आगे चल के आपको पता चलेगा कि जो skeletal है तो बेसिकली यही 5 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आगे चल के ये जो skeletal कनेक्टिव टिश्यू है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये फ्लूइड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके तो इसको हम कहते हैं ब्लड और लिम्फ। 2 पार्ट में डिवाइड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जबकि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एक कार्टिलेज में है और सेकेंड वन जो होता है वो होता है बोन्स। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 डिवीजन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द एनिमल्स, सो यू कैन गिव ओनली दिस 4 नेम, दैट द एरियोल और लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, adipose connective tissue, skeletal connective tissue, and the last one is the fluid connective tissue. So I hope आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पूरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। तो चलिए 1 by 1 पूरा माइक्रोस्कोपिक जैसा मैंने बताया था ठीक उसी तरह से 1 by 1 हम डिटेलिंग करेंगे। यानी क्या डिटेलिंग करेंगे कि एरियोल या जो भी टिश्यू है, ठीक है, जो भी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, उनके नेचर, उसके ऑकरेंस, उसके फंक्शन के बारे में एकदम माइक्रोस्कोपिक डिटेलिंग करेंगे जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज एरियोल और लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो इसका नेचर क्या होता है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एज द नेम सजेस्ट दिस टिश्यू इट्स मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फाइबर। ठीक है, इसमें 2 तरह के फाइबर पाए जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा मैं पहले ही बताया था कि जितने तरह के हम टिश्यू पढ़ेंगे तो उस टिश्यू में कोई ना कोई फाइबर या कोई ना कोई जो सेल्स हैं वो मिसिंग रहेगा। ठीक है, सारे नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के फाइबर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन दैट इज वाइट कोलेजन फाइबर और सेकेंड वन दैट इज ए येलो इलास्टिक फाइबर और इलास्टिक। ओके, यानी इसे हम कभी इलास्टिक भी कहते हैं। तो दो तरह के तो हमने क्या देखा, बेसिकली जो एरियोल या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली 2 तरह के फाइबर से, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 काइंड ऑफ फाइबर्स। ओके, जो कि स्कैटर रहते हैं मैट्रिक्स में, और इसके अलावा भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल मिलेंगे जिसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, दैट इज़ द स्ट्रक्चर और वी कैन से द नेचर ऑफ द एरियोल लूज टिश्यू। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कॉम्पैक्ट नहीं है, क्यों है, क्योंकि सब दूर दूर हैं। ठीक है, एक जो ये देखिए आप, ये फाइब्रोब्लास्ट एक सेल्स दिख रहा है आपको, ठीक है, मास्ट सेल दिख रहा है, प्लाज्मा सेल दिख रहा है, और ये मैट्रिक्स, ये जो है ये मैट्रिक्स दिख रहा है। तो मैट्रिक्स में जो है ये स्कैटर है, एकदम कॉम्पैक्ट नहीं है, लूजली ये, ठीक है, ये मैक्रोफेजेस। तो ये सारे क्या हैं, लूजली इधर उधर स्कैटर हुए हैं, कॉम्पैक्ट ना होने की वजह से। ठीक है, कॉम्पैक्ट ना होने की वजह से इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो ये तो सेल्स हो गए, और ये देखिए एक फाइबर, ये एक ही फाइबर है और ये दूसरा फाइबर, यानी ये येलो इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन फाइबर। तो ये 2 तरह के फाइबर से बेसिकली ये बने हुए हैं, मैट्रिक्स में हैं, और साथ ही साथ आपको जो सेल बताया वो सारे सेल्स दिख रहे हैं आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ऑकरेंस, यानी ये जो हमारा एरियोल या लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये कहाँ, एनिमल बॉडी में ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो एज रिटन हियर इट इज़ अ सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये सबसे सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है, और वाइडली मतलब बॉडी में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाया जाता है तो वो ये हमारा एरियोल या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो कहाँ पाया जाता है बच्चों, फर्स्ट वन इज इट जॉइन स्किन टू म्यूकस। ठीक है, सॉरी, स्किन और मसल्स जो होते हैं, ठीक है, स्किन और मसल्स को ये जोड़ते हैं, स्किन और मसल्स के बीच, जैसा भी बताया था ना मैंने, हम लोग पढ़े थे कि अगर 2 सेल्स हैं,
चलिए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये दो सेल्स हैं, देयर इज ए सेल ए और देयर इज ए सेल बी, तो ये दोनों को जोड़ता कौन है? जो जोड़ता है वो तो कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ भी स्किन, हमारी स्किन, मान लीजिए ये स्किन है और ये हमारा क्या है? मसल्स हैं। तो मसल्स और स्किन को जो जो जोड़ता है, और जो जोड़ने वाला जो पार्ट है, वो पार्ट या वो टिश्यू कौन सा टिश्यू है? वो टिश्यू हमारा एरियल या लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। दूसरा, फिल स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन, यानी ऑर्गन है, मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गन है, तो उसके अंदर इट फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड द फाउंड अराउंड द मसल्स। ये मसल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं, और ऑर्गन के आसपास ये क्या करते हैं? जो जगह खाली रहता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे मसल्स में ये देखिए, ये मसल्स वगैरह है, तो ये मसल्स में ये पाए जाएंगे। ठीक है, मसल्स में पाए जाएंगे, फिर मसल्स के आसपास पाए जाएंगे। फिर ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, और जो नर्व हैं, नर्व में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑकुरेंस। तो ऑकुरेंस में हमने क्या पढ़ा? ऑकुरेंस में हमने बेसिकली ये पढ़ा कि ये सबसे सिंपलेस्ट, ये मतलब एरियल या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कनेक्टिव एनिमल टिश्यू है, राइट। और कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है? जो किसी स्किन को मसल्स के साथ जोड़ता है, और साथ ही साथ मसल के आसपास या फिर बॉडी के वो पार्ट जहाँ पे बहुत सारा गैप होता है, स्पेस होता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। जिसका एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पे, आपको दिख ही रहा होगा कि जिसका एग्जांपल है ये वाला, यस दिस वन, मसल्स, ब्लड वेसल्स, जानते हो आप ब्लड वेसल्स, जहाँ से ब्लड कैरी करता है, और ये है नर्व्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है? एरियल लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आपको कोई पूछता है कि ब्लड वेसल्स में किस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है? नेम द कनेक्टिव टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर शुड बी, क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली अब आपको पता चल गया बच्चों, क्या आंसर होगा आपका? यस, आपका आंसर होगा कौन सा? एरियोल या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे कोई इसी तरह पूछता है कि नर्व या न्यूरॉन एक ही चीज़ होता है, नर्व में किस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, विच टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द नर्व्स, सो योर आंसर विल बी एरियोल या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। तो बेसिकली आपको ऑकरेंस के बारे में मैंने बताया, और आई होप आपको ये ऑकरेंस और नेचर दोनों ही पता हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम फंक्शन की तरफ, कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द एरियल और लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट वन, इट एक्ट एज ए सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन लाइन इन द बॉडी कैविटी। तो पहला ही देखिए बच्चों क्या बता रहा है कि इट एक्ट एज ए सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू। किस तरह के टिश्यू का काम करता है एरियल या लूज कनेक्टिव टिश्यू? तो सपोर्ट या फिर पैकेजिंग, जैसे हम किसी चीज़ को पैकेज करते हैं ना, पैकेज ऊपर से रैपिंग करते हैं, जैसे आप किसी फ्रेंड के लिए गिफ्ट ले जा रहे हो तो अच्छे से पैकिंग कर देते हो गिफ्ट को, रैपिंग करके, राइट। तो वैसे रैपिंग करने का काम, जैसे रैपिंग पेपर करता है, गिफ्ट पेपर करता है, वैसे ही हमारे ऑर्गन को रैपिंग करने का जो काम करता है और सपोर्टिंग करने का जो काम करता है, वो काम होता है किसका? एरियल या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है। इसके बाद इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज आफ्टर एन इंजरी। मान लो कोई टिश्यू, ठीक है, बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू भरे हुए हैं, ठीक है, तो उस टिश्यू में किसी भी तरीके से, मान ले किसी भी तरीके से इंजर हो गया वो टिश्यू, या उसमें इंजरी आ गई, तो उसको भी रिकवर करना पड़ेगा। आपका तबीयत खराब होता है तो आपका भी तो रिकवर होना जरूरी है। तो उस तरह से अगर हमारे टिश्यू रिकवर नहीं हो पाएंगे तो हमारा बॉडी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन? इस टाइप के टिश्यू, यानी एरियल लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इस तरह के जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है बच्चों। ठीक है। जैसे दवाई खाते हैं ना, मेडिसिन वगैरह, जब हमें तबीयत खराब होता है, राइट, तो वो जैसे दवाई खाने से क्या करता है, हमारे इलनेस को या हमारे बॉडी को अच्छा करने में हेल्प करता है। उसी तरह से ये एरियल लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? उनको रिपेयर करने में, जो डैमेज हो गए हैं, जो इंजर होने के बाद डैमेज हो गए हैं किसी वजह से, या इंजरी आ गई है उनमें, तो उनको ये रिपेयर करने में हेल्प करता है बच्चों। ठीक है। चलिए थर्ड, इट ऑल्सो हेल्प इन कॉम्बैटिंग फॉरेन टॉक्सिन्स। तो फॉरेन टॉक्सिन मतलब होते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, और
फॉरेन मतलब बाहर से, यानी बॉडी के बाहर से या सेल के या फिर टिश्यू के बाहर से जो कोई फॉरेन टॉक्सिन यानी हार्मफुल सब्सटेंस अगर किसी सेल्स में या टिश्यू में एंटर करना चाहते हैं तो उसको कॉम्बैटिंग मतलब उसको हराने में हेल्प करता है। कॉम्बैटिंग मतलब लड़ने में हेल्प करता है। ये अकेले नहीं करता है, ये दूसरे किसी साथ के साथ करता है, लेकिन ये उसको सपोर्ट करता है, सपोर्टिव रोल। जैसे कैप्टन होते हैं, किसी टीम का एक कैप्टन होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए वाइस कैप्टन होता है कि नहीं। तो सेम एक्चुअली ये नहीं करता है, बट ये उसको कॉम्बैटिंग में किसी फॉरेन टॉक्सिन को ये क्या करता है, हेल्प करता है कॉम्बैटिंग करने में, यानी उसे मारने में, यानी उसे किल करने में, ताकि हमारा जो बॉडी है या किसी भी एनिमल का जो बॉडी है वो इस फॉरेन टॉक्सिन से प्रोटेक्शन मिले उसको। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन देने का भी एक तरह से काम करता है बच्चों। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इट चौथा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको। इट फिक्स द स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी हमारे हमारे स्किन बॉडी की जो स्किन है उसके अंदर जो मसल्स हैं वो कौन कहाँ रहेगा, किस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो अंडरलाइंग मसल्स को ये पोजीशन उसको फिक्स करता है। इसी वजह से क्या होता है, हम अगर किसी वजह से हमारा मसल्स इधर उधर चला जाता है, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाता है, तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें बहुत पेन होता है, राइट। तो ये काम कौन करता है, फिक्स रखने का जो काम करता है वो एरियल या फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू का ये फंक्शन है, जो उसको मसल्स को एकदम स्किन के अंदर एडजस्ट करे। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन, उसके बाद जो हम लोग ऑकरेंस और नेचर पढ़े थे एरियल कनेक्टिव टिश्यू का, टोटली कॉन्सेप्ट जो है एरियल कनेक्टिव टिश्यू का, वो आई होप अब आपको क्लियर हो गया। तो आप इन्जॉय कर रहे हैं बच्चों, इसी तरह से एंजॉय करते रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए। चलिए अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है दूसरे तरह का टिश्यू, आई मीन कनेक्टिव टिश्यू, जिसका नाम है डेंस रेगुलेटेड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। एक छोटा सा चीज़ है, इट इज़ ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो है इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है सॉरी बच्चों, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बेसिकली डेंस पैक्ड होते हैं। हमने अभी पढ़ा था एरियल या लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल हैं यानी सेल्स और जो फाइबर है वो बहुत ही स्कैटर मतलब लूजली पैक्ड रहते हैं, जबकि ये जो डेंसर है, नाम से ही पता चल रहा है, डेंस मतलब घना। ठीक है, तो और रेगुलर, इनके जो अंदर जो सेल्स बोलो या फिर जो फाइबर बोलो, ये दोनों एक रेगुलर शेप में पाए जाते हैं, रेगुलर पैटर्न में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इरेगुलर शेप या अरेंजमेंट इनका उल्टा पुल्टा नहीं होता, ये एक के बाद एक अच्छी तरह से अरेंजमेंट होते हैं, ऑर्डर में होते हैं और डेंसली पैक्ड होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा इसका मतलब कि ये जो आई मीन डेंसर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो बेसिकली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं, और इनके अंदर जो सेल्स और जो फाइबर पाए जाते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। और कैसे पैक्ड होते हैं बच्चों, एक के बाद एक ऑर्डरली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और डेंसली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चला, डेंस और फिर रेगुलर। ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन। हमारे बॉडी में जो पार्ट पाया जाता है, टेंडन, लिगामेंट एंड एपोन्यूरॉन्स, यानी ये तीन चीज़। देखो बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट वंस, कि हमारे बॉडी में जो टेंडन पाए जाते हैं, लिगामेंट पाए जाते हैं और एपोन्यूरॉन्स, ये जो तीन बॉडी पार्ट हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं उसको बनाने में, यानी उसके कंपोनेंट हैं ये क्या, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यानी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से ही हमारे बॉडी के जो टेंडन पार्ट हैं, लिगामेंट पार्ट हैं और एपोन्यूरॉन्स है वो बनते हैं। तो आई होप आपको डेंसर रेगुलेटेड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पता चल गया होगा और इसका फंक्शन के बारे में भी पता चल गया होगा। और आई होप कि आप इन दोनों तरफ के मतलब एरियल और डेंसर कनेक्टिव टिश्यू के आप डिफरेंसेस खुद से लिख सकते हो कि मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, पहला ही पॉइंट क्या होगा बच्चों, पता है ना आपको, पहला पॉइंट बताओ,
यस, पहला पॉइंट ये होगा, गुड, पहला ही पॉइंट होगा आपका, एरियल और लूज कनेक्टिव टिश्यू इज लूजली पैक्ड और डेंसर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज डेंसली पैक्ड। ओके, पहला ये हो गया, दे आर स्कैटर। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, दे आर स्कैटर, आई मीन दे आर मतलब फाइबर्स एंड सेल्स आर इरेगुलर शेप्स एंड स्कैटर थ्रू आउट द मैट्रिक्स। बट अगर हम बात करें डेंसर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो वो क्या होते हैं, दे आर अरेंज ऑर्डरली एंड डेंसली पैक्ड। ओके, समझ में आया। और इसके पहले वो कौन से पार्ट में करते थे, हमने पढ़ा था एरियोल या कनेक्टिव टिश्यू जो था वो कौन से पार्ट में था, कौन सा बॉडी पार्ट बनाता था, गॉल ब्लैडर में हेल्प करता था। और ये किन से पार्ट में हेल्प करता है बनाने में, टेंडन, लिगामेंट एंड एपोन्यूरॉन्स। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो आप लिख पाओगे। आई होप आपको ये दूसरे तरह का जो कनेक्टिव टिश्यू है, डेंसर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में भी पता चल गया होगा। और अगर कोई क्वारीज है तो कैन इनबॉक्स मी, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, तो थर्ड वन, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। वाई, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एडिपोज टिश्यू इज बेसिकली एन एग्रीगेशन ऑफ सेल्स और एडिपोसाइट्स। यानी एडिपोज जो टिश्यू है वो किस तरह के सेल से बने होते हैं, एडिपोसाइट्स सेल के एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब एक साथ जुड़ने पे, एक साथ जमा होने पे, ठीक है। जब एक साथ बहुत सारे एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट्स यानी सेल्स जो होते हैं वो एक साथ जब इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो जिस तरह का टिश्यू बनाता है उसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं या एडिपोसाइट्स जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, एडिपोसाइट्स क्या है, आर द सेल्स, इसी से दैट इज द सेल, ठीक है। मान लो ये अगर एक आपका क्या बोले एडिपोज टिश्यू है, तो इसके अंदर ये जो सेल पाए जाते हैं, इस सेल का ही नाम क्या है, क्या नाम है, यस, एडिपोसाइट्स। ये एडिपोसाइट सेल ही क्या करते हैं, एडिपोज टिश्यू का निर्माण करते हैं, कंपोज्ड करते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि एडिपोसाइट्स के साइज जो कैसे होते हैं, ये राउंडेड होते हैं या फिर ओवल इन शेप में भी होते हैं। कभी कभी ये राउंड, यहाँ पे राउंड दिख रहा है, कभी कभी ओवल शेप भी होता है बच्चों। तो आप मैथ्स में पढ़े होगे, ओवल शेप कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, और कभी राउंड मतलब इस टाइप का होता है। तो दोनों तरह के सेल्स पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। एंड कंटेन अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट्स दैट ऑलमोस्ट फिट इट। और ये एक साथ बहुत सारे जो ये जब एक साथ होते हैं तो ये बहुत ये मान लीजिए एक फैट है, ठीक है, ठीक है, लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट है। ये क्या है, लार्ज ड्रॉपलेट मतलब एक बहुत बड़ा फैट का बूंद है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे जाके समाये रहते हैं। यानी इस तरह से ये इसके अंदर रहते हैं। मतलब हमने क्या देखा, एडिपोज टिश्यू किसके अंदर पाए जाते हैं, फैट के ड्रॉपलेट के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आया। द फैट सेल आर अरेंज्ड इनटू द लोब्यूल्स सेपरेटेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर्स। यानी इसके अंदर दो फाइबर्स इस तरह के मिलेंगे आपको, ठीक है, दो फाइबर्स, जिससे ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से, मैं बता देता हूँ फिर से, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। मान लीजिए ये एक बड़ा सा ड्रॉपलेट ऑफ फैट्स है, ठीक है, जिसके अंदर एडिपोज टिश्यू ऐसे भरा है। और एडिपोज टिश्यू किससे बना हुआ है, एडिपोसाइट सेल से बना हुआ है। इस तरह से राउंड शेप है, ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे से बने हुए हैं। और यहाँ पे ये सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, किससे, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो फाइबर मिलेंगे। कैसे फाइबर, दो तरह के फाइबर मिलेंगे, ठीक है। किस तरह के फाइबर, ये हो गए फैट सेल्स, दीज आर फैट सेल्स, ओके, एंड दीज आर द कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो ये सेल्स, ये फैट्स ये सेल्स हो गए और ये फाइबर्स हो गए। इस तरह से हमारा जो एडिपोज टिश्यू है वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। दिस पार्टीशन, ये जो पार्टीशन है, इसी से क्या होता है, ब्लड कैरी होता है, सर्कुलेट होता है, इधर से आता है इधर से, तो इस तरह से ये पार्टिसिपेट करता है और ब्लड वेसल्स को इसके थ्रू हमें यहाँ, यानी हमें ब्लड वेसल्स भी एडिपोज टिश्यू में देखने को मिलता है। तो ये था हमारा एडिपोज टिश्यू का नेचर, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया। और आगे बढ़ते हैं इसके ऑकुरेंस के बारे में।
तो ये कहाँ पाया जाता है एडिपोज टिश्यू? तो एडिपोज टिश्यू इज एबंडेंट फाउंड बिलो द स्किन, ठीक है। हमारे जो बॉडी स्किन, आपको ये दिख रहा है, मैंने इसलिए पिक्चर लगा के रखा है, ये जो स्किन है, ठीक है, हमारा जो स्किन होता है, स्किन के लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा परिमाण में ये पाया जाता है। ये जो दिख रहा है, तो ये किडनी के यहाँ भी ये अराउंड किडनी में पाया जाता है, और येलो बोन मैरो भी पाया जाता है। यस बच्चों, येलो बोन मैरो, आपने जाना है, बोन मैरो के बारे में सुना है, ये तो येलो बोन मैरो बता रहा हूँ। यस, बोन मैरो जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक रेड बोन मैरो, हाँ यस, बोन मैरो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक रेड बोन मैरो होता है, और दूसरा येलो बोन मैरो, जिसे हम फैटी टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ पाए जाते हैं, येलो हो या फिर रेड बोन मैरो हो, ये बेसिकली किसी सब में नहीं, स्पेशली किसी लार्ज बोन्स जो होते हैं उसके सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बोन मैरो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टेम सेल होता है जिससे ब्लड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑकरेंस, जो आपको समझ में आया होगा एडिपोज टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद फंक्शन के बाद बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ adipose tissue? तो as you see, it serve as a fat reservoir, ये फैट रिजर्वर की तरह काम करता है हमारे बॉडी में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम पानी के लिए हमारा पानी का टंकी का रिजर्वर है ना, तो पानी में हम पानी स्टोर करके रखते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस पानी का, तो हम उसका रिजर्वर से पानी का इस्तेमाल करते हैं। सेम वे, ठीक है, सेम वे जो एडिपोज टिश्यू है, ये भी क्या करता है, इसके अंदर फैट स्टोर रहता है, ठीक है। और जब भी हमारे बॉडी को फैट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से वो फैट को प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये जो काम करता है, ये एडिपोज टिश्यू फैट रिजर्व का काम करता है हमारे बॉडी में, और किसी भी एनिमल बॉडी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड द शेप ऑफ लिम्स एंड द बॉडी, यानी किसी बॉडी के शेप, और किसी बॉडी या लिम्स, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्स हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्स और बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। थर्ड वन, इट कीप विसरल ऑर्गन इन द पोजीशन, यानी विसरल ऑर्गन को, हमारे बॉडी में जो विसरल ऑर्गन्स हैं उसको ये क्या करता है, विसरल मतलब बहुत ही नाजुक, डेलिकेटेड, ठीक है, उसको ये क्या करता है, पोजीशन बनाए रखता है। थर्ड वन, इट फॉर्म शॉक एब्जॉर्बिंग लेयर टू द ऑर्गन्स लाइक आई बॉल्स, किडनी, ये जो है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, डेलिकेटेड होते हैं, विसरल ऑर्गन होता है, तो इस पर क्या होता है, शॉक ऑब्जर्वर लेयर की तरह काम करता है। ये फैट या फिर हम एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, एक एब्जॉर्बिंग लेयर की तरह काम करता है बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन के ऊपर, जिससे वो जो एक्सटर्नल इंजरीज होता है उसे वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे बाइक वगैरह में हम लोग देखते हैं ना, शॉक एब्जॉर्बर होता है, जिससे क्या होता है, गड्ढे में गिरने से भी हमें क्या होती है, उसका महसूस नहीं होता है कि हम गड्ढे में गिरे हैं, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो ऐसा ही काम कौन करता है, ऐसा ही फंक्शन एडिपोज टिश्यू करता है, ठीक है। थर्ड, लास्ट वन, इट एक्ट एज ए इंसुलेटर की तरह ये काम करता है। यस बच्चों, यस, क्योंकि ये क्या है, बीइंग अ पुअर कंडक्टर, ये एक गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है। आप जानते हो गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर जानते हो। तो ये जो टिश्यू है, यानी एडिपोज टिश्यू जो है, वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट रिड्यूस हीट लॉस इन आवर बॉडी एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी के क्या करता है, बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो दीज आर द मेन फंक्शन दैट परफॉर्म बाय द एडिपोज टिश्यू। तो आई होप आपको एडिपोज टिश्यू का नेचर, ऑकरेंस और उसके फंक्शन के बारे में जो मैंने बताया उसके बारे में कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, राइट। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन इनबॉक्स मी, आई कैन डेफिनेटली हेल्प। तो हम आगे बढ़ते हैं बचे हुए पार्ट की तरफ, कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि है स्केलेटल टिश्यू। ये चौथा नंबर पार्ट है इस कनेक्टिव टिश्यू का। मुझे पता है कि बच्चों बहुत लंबा जा रहा है वीडियो, लेकिन लंबा जो चीज़ आप मेहनत करोगे, समय दोगे, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आगे चल के। तो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही नॉलेजेबल है, तो इसीलिए आपको ये बहुत सारा नॉलेज देगा। जैसे मैंने बताया था स्टार्ट में ही कि ये माइक्रोस्कोपिक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा
ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा क्योंकि आप डिटेल में चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं भी चाहता तो आसानी से बता के चला जाता, लेकिन इतना डिटेल आपको दे रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत है और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, ठीक है। बहुत सारे नॉलेज और भी थे, लेकिन जितना हो सके कम में अच्छी तरह से देने का मैंने कोशिश किया है। तो इसीलिए आप ज़रूर अपने इसको पूरा देखिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड वगैरह या फ्रेंड सर्कल जो है वहाँ पे भी आप शेयर करिए, ताकि आपके साथ इस चीज़ को आपके जो फ्रेंड है वो भी जान पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में कि इसके नेचर क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन, द टाइप ऑफ डिफाइन कैसे करेंगे, यानी स्केलेटल टिश्यू को हाउ वी डिफाइन द स्केलेटल टिश्यू। तो द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म द रिजिड skeleton which support the vertebrate body, help in the locomotion and provide protection to the many vital organ is termed as skeletal tissue। तो skeletal tissue क्या हो गया, वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे बॉडी के रिजिड स्केलेटन, बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, उसको ये फॉर्म करता है। और वो स्केलेटन सिस्टम हमारे नहीं, वर्टिब्रेट बॉडी जो होते हैं, वर्टिब्रेट जानते हो, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो वर्टिब्रेट बॉडी जो भी वर्टिब्रेट बॉडी हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट करता है, उसको लोकोमोशन में और प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, आई रिपीट वंस, ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्केलेटन टिश्यू उस तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी की जो रिजिड स्केलेटन सिस्टम है उसको ये कंपोस्ट करता है, जिससे हमारे बॉडी को हेल्प होता है किसमें, लोकोमोशन में, और कोई एक्सटर्नल इंजरीज जो होता है वो, यानी प्रोटेक्शन भी ये हमें देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है, वाइटल ऑर्गन को। जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे लंग्स हो गया, किडनी हो गए, है ना, हार्ट हो गया, तो इन सब बॉडी पार्ट को क्या करता है, ये स्केलेटल टिश्यू प्रोटेक्शन देता है। तो आई होप आपको स्केलेटल टिश्यू का डेफिनेशन समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ स्केलेटल टिश्यू। तो बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पे स्केलेटल टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू। फर्स्ट वन इज अ कार्टिलेज, दैट इज फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू, एंड सेकेंड वन बोन, दैट इज नॉन फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है कार्टिलेज, उनका नेचर क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हेयर इट इज कार्टिलेज। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कार्टिलेज, इट हैज़ वाइडली स्पेस्ड आउट सेल, इट एक्सटेंसिव मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन एंड इट इज स्लाइटली हार्डन बाय द कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब कि इसके अंदर का जो मैट्रिक्स है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, सब्सटेंस, वो किससे बना है, प्रोटीन से बना हुआ है। इसके पहले जितने सारे हम टिश्यू में पढ़े हैं, टिश्यू के जो मैट्रिक्स पढ़े हैं, उसमें मैट्रिक्स बताया गया था। मैट्रिक्स उतना मॉडिफाइड या उतना एडवांस लेवल का नहीं था जो कि कार्टिलेज में हमें देखने को मिलता है। इसमें प्रोटीन होने की वजह से ये ज़्यादा एडवांस मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है, और ये जो मैट्रिक्स होता है थोड़ा स्लाइटली हार्डन हो जाता है अगर हम कंपेयर करें टू द अदर टाइप ऑफ लाइक एडिपोज, डेंसर, एरियोल, जो भी तरह के जो टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू रादर, तो उनके जो मैट्रिक्स थे वो उनसे ये कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स पाए जाते हैं वो ज़्यादा हार्ड होता है। किसकी वजह से, कैल्शियम सॉल्ट पाए जाने की वजह से, ठीक है, और प्रोटीन पाए जाने की वजह से ये जो कार्टिलेज के जो मैट्रिक्स हैं वो ज़्यादा कंपोज, ज़्यादा डेंस्ड हैं और ज़्यादा हार्ड होता है। समझ में आया पहला चीज़ मैट्रिक्स के बारे में। दूसरा, ये जो मैट्रिक्स होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कार्टिलेज में प्रोड्यूस्ड होता है एक सेल्स है जिसका नाम एज यू सी कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट नामक एक सेल से कार्टिलेज के मैट्रिक्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और उसको मेंटेन भी यही सेल करता है। तो यहाँ का जो मैट्रिक्स होता है यानी कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है, चीज़ लाइक होता है, जेली लाइक नहीं, चीज़ लाइक, ठीक है, एंड फर्म, यानी जैसे मैंने पहले ही बताया था इसमें कैल्शियम सॉल्ट होने की वजह से, ठीक है, और प्रोटीन होने की वजह से ये थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए ये जेली लाइक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि चीज़ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बट स्लाइटली
इलास्टिक, और हल्का सा इलास्टिक होता है, लेकिन एकदम हार्ड नहीं बोल सकते हम, ठीक है, हल्का सा इलास्टिक होता है। तो सॉरी बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं। दिस अकाउंट अकाउंट्स फॉर इट्स फ्लेक्सिबल नेचर, और यही कारण है कि मैट्रिक्स की वजह से, मतलब ऐसे मैट्रिक्स पाए जाने की वजह से, मतलब थोड़ा चीज़ लाइक स्ट्रक्चर बट इलास्टिक, ठीक है, दैट इज़ द नेचर ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स पाए जाते हैं थोड़ा अलग पाया जाता है, ठीक है, अलग इन द सेंस ऑफ थोड़ा एडवांस। क्या क्या? क्योंकि प्रोटीन पाया जाता है इसमें, कैल्शियम सॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्डी होता भी होता है, लेकिन थोड़ा सा इलास्टिक भी होता है, और यही नेचर मैट्रिक्स के, इसी नेचर की वजह से कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल नेचर होता है, और इसीलिए इसका नाम फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है इसको। राइट बच्चों, आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों कार्टिलेज फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जबकि बोन नहीं है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे पढ़ेंगे। अभी आगे पढ़ लेते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज हैज़ अ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर एंड लिविंग सेल्स। यस, तो इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर तो पाया ही जाता है और लिविंग सेल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका नाम अभी पढ़े थे हम लोग कॉन्ट्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ट्रोसाइट्स पाए जाते हैं, आर द प्रेजेंट इन द फ्लूइड फील्ड स्पेस नोन एज लेसन्स, ठीक है। तो समझ में आया बच्चों। लास्ट वन कि मैट्रिक्स जो होते हैं वो कार्टिलेज के, उसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं और लिविंग सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, सॉरी कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके। तो दीज आर द फाइबर्स एंड सेल्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ पार्ट बचे हुए हैं इसके। द ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन द मैट्रिक्स, यानी स्केलेटल कार्टिलेज या फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू में जो है ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। देयर नो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन द मैट्रिक्स। और जो सेल्स थे दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स मल्टीप्लाई बाय मायोटिस सेल डिवीजन एंड हेल्प इन द इंटरनल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। और कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स थे, ठीक है, वो लिविंग सेल्स होते हैं और वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं मायोसिस सेल डिवीजन से। मतलब सेल डिवीजन होता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन में एक सेल्स दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो इंटरनल ग्रोथ होता है। यानी फिर से मैं बताता हूँ आपको, आसान तरीके से समझिएगा कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू में, वो माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा मल्टीपल करते हैं, यानी बहुत सारे, एक से बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्टिलेज का इंटरनल ग्रोथ पॉसिबल होता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि किसी भी टिश्यू का ग्रोथ नहीं, कनेक्टिव टिश्यू का ग्रोथ नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू जो कार्टिलेज है उसमें इंटरनल ग्रोथ देखने को मिलता है। किसकी वजह से, कॉन्ड्रोसाइट्स मल्टीप्लाई करता है, इसकी वजह से, ठीक है। दस कार्टिलेज इज केपेबल ऑफ कंटिन्यूस एंड रैपिड ग्रोथ, ठीक है, जिसकी वजह से ही आपका जो कार्टिलेज होता है वो रैपिड ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। तो क्यों, आपसे अगर पूछा जाए कि वाई कार्टिलेज हैव द कंटिन्यूस एंड रैपिड ग्रोथ, वो लगातार बढ़ता रहता है और तेजी से बढ़ता रहता है, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड कॉन्ट्रोसाइट्स which multiply by mitosis cell division and help internal growth of the cartilage, ठीक है। तो हमने देखा ये कॉन्ट्रोसाइट्स की वजह से ये रैपिड ग्रोथ कर सकता है और वो भी कंटिन्यूअस कर सकता है, ठीक है। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिक्स हार्ड होता है, किसकी वजह से हार्ड होता है, तो मैट्रिक्स जो हार्ड होता है या चीज़ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसके जो स्ट्रक्चर थे कुछ एरियोर या फिर डेंसर या एडिपोज जो टिश्यू पड़े थे उससे कुछ अलग थे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, राइट बच्चों। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से ऑकरेंस होता है और किस तरह से ये कार्टिलेज फंक्शन करते हैं एनिमल बॉडी में। तो ऑकरेंस कार्टिलेज का, तो कार्टिलेज इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ईयर पीना में पाया जाता है। नोज टिप, ठीक है, ईयर पीना मतलब कान का जो ये जो बाहरी जो दिखता है आपको, ईयर पीना, नोज टिप, ठीक है। इपोग्लॉटिड्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क,
end of the long bones, lower end of the ribs and the rings of the trachea. ठीक है। तो ये सब जगह है जहाँ पे हमारा कार्टिलेज देखने को हमें मिलता है एनिमल बॉडी में। आई होप आपको ऑकरेंस समझ में आया होगा। तो हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। इट इज़ द फंक्शन, यहाँ मैंने लिख के रखा है फंक्शन, दैट इज़ द फंक्शन। क्या करता है? इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट जहाँ भी ये पाया जाता है जिस इस बॉडी में, जैसे ईयर पीना, ठीक है, नोज टिप, ईयर पीना, नोज टिप। आप देखो इसको आप दबा सकते हो, घुमा सकते हो, है ना। सर जब कान पकड़ते, कान ऐंठते हैं, है ना, तो क्या होता है? ऐंठा जाता है कान। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर क्या है? कार्टिलेज पाया जाता है, इसी की वजह से, है ना। तो अगर नहीं रहता तो वो क्या होता? वो कान को अब खींच नहीं सकता था कोई, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होता वो। समझ में आ रहा है? तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। अगर ये जॉइंट के अंदर पाया जाता है तो सरफेसेस को, दो जॉइंट जहाँ मिलते हैं, सपोज ये एक जॉइंट है, ये एक जॉइंट है, अगर यहाँ पे ये पाया जाता है, ये मतलब कार्टिलेज पाया जाता है, तो ये कि यहाँ पे ये स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, जिससे आसानी से ये काम कर सकता है। जैसे हमारे एल्बो हो गए, ठीक है, नी हो गए, तो वहाँ पे ये पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े आई मीन जो क्या बोलेंगे उसको, जो लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स को आसानी से मूव करने में हेल्प करता है, उसमें वेयर और टेयर नहीं होता है। तो आई होप आपको ये फंक्शन और जो ऑकरेंस था, और इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे नेचर, ठीक है, तो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल टिश्यू का था जो हमने कंप्लीट किया, और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए, जो दूसरे तरह का टिश्यू था, आई मीन स्केलेटल टिश्यू, उसके बाद कर लेते हैं। तो वो है हमारा बोन। तो बोन क्या होता है? इट इज़ ए पोरस होता है, हाईली वैस्कुलर होता है, मिनरलाइज्ड होता है, हार्ड होता है और रिजिड होता है, ठीक है। यानी बोन किसको कहेंगे? आप जानते हो, बोन हड्डी। पोरस मतलब छिद्र होता है उसके अंदर। बोन के अंदर अगर बोन को आप ब्रेक करोगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलेंगे। हाईली वैस्कुलर होते हैं, मिनरलाइज्ड होते हैं और हार्ड एंड रिजिड होते हैं। जानते ही हैं, बोन हार्ड होता है, रिजिड होता है और उसमें मिनरल्स भरे होते हैं, ठीक है। और इट्स मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे देखिए नाम मैं लिख के दिया हूँ कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, लाइक कार्टिलेज और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू की तरह। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? इज रिटन ऑस्टियोनेक्टिन, ऑस्टियोकैल्सिन, प्रोटोग्लाइकॉन एंड कोलाजन। तो ये 4 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं बोन्स के मैट्रिक्स में। एंड रिच इन द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट होते हैं, हाइड्रो ऑक्सीपेटेट, ठीक है। तो दीज मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन्स टू हार्डनेस ऑफ द बोन्स। तो बोन जो हार्ड होता है, रिजिड होता है, क्यों होता है? इस तरह के हाइड्रोक्साइड और प्रोटीन पाए जाने की वजह से हमारा जो बोन है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फ्लेक्सिबल कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट बोन इज कॉल्ड एज ए नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, तो दैट इज़ योर आंसर। ये जो मैंने अभी बताया वो आपको बोलना पड़ेगा कि द मिनरल्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स मेक द बोन वेरी हार्डर, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज इन द फॉर्म ऑफ द थिन कंसनट्रेटिक रिंग कॉल्ड लैमेला। यानी जो मैट्रिक्स होते हैं बोन में वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है। ऐसे कंसेंट्रिक रिंग्स क्या होता है बच्चों? एक रिंग, दूसरा रिंग, लेकिन इसके जो सेंटर होते हैं सेम होते हैं, ठीक है। दोनों सेंटर एक ही है। देखिए दो रिंग हैं बट दोनों का सेंटर जब एक ही होता है, यानी दो, आप पढ़े हो मैथ्स में पढ़े हो गए कि जब दो सर्कल होते हैं और उसका सेंटर सेम सेंटर वो शेयर करता है तो उसे हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ के जो ये मैट्रिक्स जो होते हैं वो रिंग शेप में होते हैं। मैट्रिक्स कैसे होते हैं? रिंग शेप में होते हैं, और वो रिंग जो होते हैं कंसेंट्रिक होते हैं। यानी जो रिंग होते हैं उनके जो सेंटर होगा वो सेम होगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? उस सेंटर को हम कहते हैं लैमेली एंड द बोन सेल्स। और तो समझ में आ गया, मैट्रिक्स में लैमेला पाया जाता है और बोन सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बोन सेल्स पाए जाते हैं जिसको नाम क्या गया है? ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स,
ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म नेटवर्क्स ऑफ कैनल, यानी लैमिला और जो बोन सेल्स हैं ये क्या करते हैं, बनाते हैं एक स्ट्रक्चर नेटवर्क जिसे हम कैनाक्यूली कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एक बोन दूसरे बोन से फूड और ऑक्सीजन को रिसीव करता है और जो वेस्ट हैं उसको एलिमिनेट करता है। समझ में आया बच्चों? तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। आगे पढ़ लेते हैं हम, नेचर और स्ट्रक्चर हो गया, आगे पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स। बोन की क्या फंक्शन है? तो बोन प्रोवाइड द शेप ऑफ द बॉडी, इजी बात है। इट प्रोवाइड द स्केलेटन सपोर्ट ऑफ द बॉडी, इट प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, लंग्स, इट सर्व एज अ स्टोरेज साइट ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, एंकर द मसल्स। तो ये सारे फंक्शंस बोन के द्वारा प्रोवाइडेड होता है किसी भी एनिमल बॉडी में। तो आई होप ये स्केलेटन सिस्टम या स्केलेटन जो टिश्यू था, स्केलेटल टिश्यू, जिसमें हमने दो तरह के टिश्यू पढ़े, फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल, उसके बारे में जो मैंने बताया उसमें आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। और बाय चांस इफ़ डू यू हैव, यू कैन इनबॉक्स मी, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। तो हम पढ़ लेते हैं लास्ट वन, दैट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो बेसिकली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या कहेंगे? द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट various part of the body and maintain the continuity of the body is known as the fluid connective tissue। यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, जो बॉडी के जो वेरियस पार्ट हैं उसको उस वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करता है और कंटिन्यूस बनाए रखता है, उसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है। और बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 1 ब्लड एंड नंबर 2 लिम्फ। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं कि ब्लड क्या होता है, लिम्फ्स क्या होता है। तो ब्लड आप जानते ही हो, फिर भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यस, आप जानते थे, आज जान लो। ब्लड आप देखे हो, बट ब्लड क्या होता है नहीं मालूम था। तो हेयर इट इज़, ब्लड क्या है, ब्लड एक टिश्यू है बच्चों। ठीक है, ब्लड एक लिक्विड दिखता है लाल रंग का, वो क्या है, एक टिश्यू है। यस, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इन दिस टिश्यू द सेल्स मूव इन द फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, जिसमें सेल्स क्या करता है, फ्लो करता रहता है। ठीक है, या फिर मैट्रिक्स जो होता है, इसके मैट्रिक्स को कहा जाता है प्लाज्मा, राइट। इसके मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स, उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। सो व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स इन विच द ब्लड सेल्स, राइट, ब्लड सेल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। द ब्लड प्लाज्मा, जो प्लाज्मा सेल, जो मैट्रिक्स है, डू नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रोटीन फाइबर कार्टिलेज और बोन में मिला था। ठीक है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है, ये जो प्लाज्मा है, इस तरह के प्लाज्मा में, मैट्रिक्स में कोई प्रोटीन फाइबर नहीं देखने को मिलता है, बट कंटेन सेल, इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं कॉल्ड ब्लड सेल्स, जिसका नाम क्या है, ब्लड सेल्स। इसके पहले हम पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे पाए जाते हैं ब्लड सेल्स। तो हमने क्या देखा कि ब्लड जो है एक कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है, जिसके अंदर मैट्रिक्स जो है वो प्लाज्मा लिक्विड मैट्रिक्स होता है, जिसका नाम प्लाज्मा है। और इसके अंदर कोई फाइबर नहीं पाया जाता है, कोई प्रोटीन फाइबर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि प्रोटीन फाइबर के बदले सेल्स पाए जाते हैं, जिसे हम ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कुलस कहते हैं। ठीक है, और यही ब्लड सेल्स, 3 तरह के ब्लड सेल्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, एंड platelets. So these are the 3 basic type of cells present in the matrix called plasma. So I hope ब्लड के बारे में थोड़ा सा जो चीज़ आप नई चीज़ सीख पाए होगे, जो पहले आप नहीं जानते थे, ब्लड देखे थे बट नहीं पता था, तो आज आपको ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। ऑकरेंस, तो कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड ऑकर इन द ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। यानी ब्लड हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं, आर्टरीज हो गए, वेन्स हो गए, कैपिलरीज हो गए। तो इनके अंदर क्या मिलेगा, ये ब्लड वेसल्स हैं, समझो पहले, ये सारे क्या हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं। यानी एक जिसके अंदर क्या मिलेगा, हमें ब्लड देखने को मिलेगा, विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब ये आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज
एक साथ मिलते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता रहता है थ्रू आउट द बॉडी। अंडरस्टूड? तो दैट इज द occurrence of the bloods, that is fluid connective tissue. What is the function of bloods? So blood transport nutrition, hormones and vitamins to the tissue and transport excretory product from the tissue to the liver and the kidney. यानी बेसिकली ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, न्यूट्रिशन हो, हार्मोन्स हो, विटामिन्स हो, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट में जो पार्टिसिपेट करता है वो ब्लड के थ्रू होता है। अगर ब्लड नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में जो भी जिस चीज़ का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू, और यही ब्लड का मेन फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। द रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। यानी रेड ब्लड सेल्स जो पाए जाते हैं प्लाज्मा में, मैट्रिक्स में, तो उसका काम क्या होता है? वो ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यू के लिए। और वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? फाइट डिजीज आइदर बाय इनगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द फॉरेन बॉडीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन एंड एंटीबॉडीज। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं बच्चों? वाइट ब्लड सेल्स जो सेल्स पाए जाते हैं उसका काम ये रहता है कि जो कोई फॉरेन बॉडी, यानी प्रोटेक्शन का काम रहता है ये। मान लीजिए किसी वजह से हमारे बॉडी में कोई फॉरेनर बॉडी आ गया जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? पूरा इंगल्फ करके, निगल करके, या फिर डिस्ट्रॉय करके। तो ये उसको इंगल्फ या डिस्ट्रॉय कर कैसे करता है? एंटीटॉक्सिन या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उस डिजीज़ के ऊपर, उस पैथोजन के ऊपर, और उस डिजीज़ से हमें बचाता है। तो एक एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है? फॉरेन बॉडी के अटैक से हेल्प करता है, बचाता है। ठीक है। फोर्थ वन, ब्लड प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट एट द साइट ऑफ इंजरी एंड हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ब्लड प्लेटलेट्स जो तीसरा जो टाइप के जो थे सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, वो क्या करता है? ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है, मतलब जमने में काम करता है। जैसे मान लो आपको कहीं पे कट लग जाता है ना, कहीं पे घाव लग जाता है, भगवान अगर ऐसा हो, ठीक है, तो क्या होता है? देखते हैं कि जहाँ पे कट लगता है वहाँ से खून का फ्लो होता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो अगर ये नहीं रहता है, इस तरह के सेल्स नहीं रहते ब्लड प्लेटलेट्स, तो ब्लड का कोगुलेशन नहीं रुकता और बॉडी का सारा ब्लड जो है वो फ्लो आउट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स ऐसा नहीं होने देते हैं, वहाँ कट पे वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड द ब्लड सेल्स। सो आई होप आपको ये फंक्शन अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। थर्ड वन, लिम्फ। लिम्फ का नेचर क्या है? तो लिम्फ इज़ ए कलरलेस फ्लूइड, ये कोई कलर नहीं पाया जाता है इसके अंदर, एंड फिल्टर्स आउट द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज से ये फिल्टर होकर निकलता है। ठीक है, अभी पढ़े थे ना 3 तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, तो ब्लड कैपिलरीज जो हैं, ठीक है, वहाँ से ये फिल्टर होकर निकलता है, जो किसी तरह का इसमें कलर नहीं पाया जाता है। सिंस इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए ब्लड, इट कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू द ब्लड। ठीक है, चूँकि ये ब्लड का ही पार्ट है, तो ब्लड के जो कंपोजिशन है वही पार्ट हमें लिम्फ में भी देखने को मिलता है, बट रेड ब्लड सेल्स जो है इसमें नहीं देखने को पाता है, और ब्लड प्रोटीन आर एब्सेंट इन इट। तो सारा चीज़ जो कंस्ट्रक्शन होता है या जो भी स्ट्रक्चर रहता है वो ब्लड की तरह रहता है लिम्फ का। क्यों? क्योंकि लिम्फ जो है वो ब्लड का एक पार्ट है, लेकिन 2 चीज़ एब्सेंट रहते हैं। पहला चीज़ क्या? ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एंड कुछ प्रोटीन फाइबर जो हैं, ये 2 चीज़ एब्सेंट रहते हैं लिम्फ में एज कम्पेयर टू द ब्लड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो ये हमारा लिम्फ का नेचर हो गया, और फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि लिम्फ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, ठीक है, ये 2 चीज़ में हेल्प करता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करता है। और दूसरा, इट ब्रिंग CO2 एंड नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन को क्या कौन पहुंचाता है? ऑक्सीजन को पहुंचाता है ब्लड सारे टिश्यू में, राइट। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे सेल से या फिर टिश्यू से जो बाहर निकालता है, वो काम कौन करता है? बाहर निकालने का काम वो लिम्फ करता है। अगर लिम्फ नहीं रहेगा तो सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट
नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये निकल पाता है ओनली ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ लिम्फ। ठीक है। Being loaded with WBCS such as lymphocytes and the lymph protect the body against infection। यानी WBC, इसमें मैंने बताया अभी कि RBC नहीं पाया था, WBC पाया जाता है। WBC कौन सा WBC पाया जाता है? लिम्फोसाइट नाम का एक WBC पाया जाता है जो किसी भी इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। यानी ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। लिम्फ हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जिससे हमारा बॉडी क्या करता है? इम्यूनिटी से लड़ाई करता है और हमारा बॉडी पूरा प्रोटेक्ट रहता है। तो ये सारे फंक्शन थे हमारे लिम्फ के बारे में। तो आई होप आपको ये सारे चीज़ यानी हमारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट लाया था मैंने आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो ये मैं आपसे यही बोलूँगा कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कोई डाउट, कन्फ्यूजन अगर कोई है आपका तो कमेंट करना ना भूलें ताकि हम ज़रूर उसका आगे आपको हेल्प